नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कुआं है जहां से कभी एक कुख्यात डाकू की हुकूमत चला करती थी। वो कुआं आखिर कहां है और उससे कैसे जुड़े हैं डाकू के किस्से, यह बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस डाकू का जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूं उसका नाम है सुल्ताना डाकू, जिसे गुजरे हुए तो कई दशक बीत गए हैं, लेकिन उसके किस्से आज अरसे बाद भी जिंदा है। जी हाँ, सुल्ताना डाकू के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि जितना वो दिलेर था उतना ही रहमदिल भी। सुल्ताना डाकू खुद को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था और कुत्ते का नाम राय बहादुर। अमीरों का माल लूटना और उसे गरीबों में बांटने का जिक्र जब होता है तो 14वीं सदी का एक कैरेक्टर रॉबिन हुड याद आ जाता है दोस्तों, जो अपने साथियों समेत ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलों में रहता था। हालांकि इसी तरह का एक कैरेक्टर भारत में भी था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की उससे मदद करता था। ये कैरेक्टर सुल्ताना डाकू का था, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई 1924 को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियां हमें सामने नहीं मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुल्ताना डाकू जो है वो मुसलमान था, तो वहीं कुछ इतिहासकार उसे हिंदू कैटेगरी में रखते हैं। सुल्ताना डाकू का खौफ दोस्तों इस कदर था कि अगर किसी दूर दराज के पुलिस थाने के आगे से वो गुजरता तो सिपाही उसे अपने हथियार सौंप देते थे। समझ रहे हैं आप, एक तरह से सरेंडर कर देते थे। सुल्ताना डाकू का संबंध उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुरादाबाद के इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजारे भातू समुदाय से था। भातू अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते थे। वो ये मानते थे कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों हुई राजा महाराणा प्रताप की पराजय के बाद भातू समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने भातू समुदाय को अपराधी घोषित किया हुआ था। वो उनकी गतिविधियों पर लगातार एक तरह से नज़र बनाए रखते थे, उसे ट्रेस करते थे। सुल्ताना डाकू के किस्से और कहानियों का दोस्तों अंत नहीं है। साल 1920 के आसपास नजीबाबाद, बिजनौर से लेकर काला ढूंगी और आसपास के इलाकों में उसका आतंक था, उसका टेरर था। हथियारबंद गिरोह के साथ चलने वाला सुल्ताना बड़े जमींदारों को खूब लूटता था, साहूकारों को लूटता था। हल्द्वानी के गोलापार के सुल्तान नगरी का नाम भी इसी डाकू के साथ जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के माने तो सुल्तान नगरी कभी घना जंगल हुआ करती थी। उस दौर में डाकू सुल्ताना ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए अक्सर इस जंगल में छिप जाया करता था। इसके साथ ही काला ढूंगी में भी सुल्ताना डाकू आश्रय लेता था। यहाँ तक कि जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के एक चैप्टर में सुल्ताना इंडियाज रॉबिन हुड नाम से चैप्टर, उसमें गड़प्पू के जंगल में जिस टीले का जिक्र किया है, दरअसल इसी टीले पर सुल्ताना डाकू का कुआं है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सुल्ताना डाकू इस कुएं के पास रहता था और अफगानिस्तान से नेपाल को जाने वाले बंजारा जाति के व्यापारियों को लूटता था। इस कारण इस रास्ते का नाम ही बंजारी रोड पड़ गया। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि पर्यटकों को लुभाने वाला ये कुआं आज अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है, अपनी पहचान खोता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अड्डे पर सुल्ताना डाकू के 2 शार्प शूटर 24 घंटे बंदूक लेकर पहरा देते थे। सुल्ताना कहीं भी डकैती डालता था लेकिन गड़प्पू के इस जंगल में अपने अड्डे पर आकर जरूर रुकता था। उसने काला ढूंगी समेत आसपास के क्षेत्रों में भी कभी डकैती नहीं डाली, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण आज ये जगह जीर्ण शीर्ण यानी जर्जर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार सुल्ताना डाकू के कुएं का जीर्णोद्धार कर दे तो स्थानीय पर्यटन को इससे काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, सुल्ताना अपने जीवन काल में ही एक मिथक बन गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो केवल अमीरों को लूटता था और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट देता। ये एक तरह से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस करने का उसका एक तरीका था। लेकिन दोस्तों, लोगों के बीच ये बात भी एक तरह से मशहूर है कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। यह अलग बात है कि उसे गांव के प्रधान की हत्या करने के आरोप में फांसी दी गई। अपने अंतिम साल में वो अपने कारनामों को कुमाऊं के तराई भाबर से लेकर नजीबाबाद तक सीमित कर चुका था।
जिम कॉर्बेट के सुल्ताना संस्मरणों में बार बार कुमाऊं के काला ढूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। सुल्ताना डाकू अपने इलाके के गरीबों के बीच एक तरह से मसीहा बन जाता था, इसलिए चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाने को तैयार रहते। कई ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए थे, लेकिन कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाया। आखिरकार टिहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर, उनकी गुजारिश पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक कुशल और बहादुर अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलाया। आगे जाकर फ्रेडी यंग का नाम इतिहास में सुल्ताना के साथ अमिट रूप में दर्ज हो गया, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद फ्रेडी ने न केवल सुल्ताना को धर दबोचा, बल्कि उसने सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे और उसकी पत्नी की जैसी हेल्प की, सहायता की, मदद की, वो अपने आप में एक मिसाल है। 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की और आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। इस पूरे मिशन में, इस पूरे ऑपरेशन में जिम कॉर्बेट ने भी यंग की मदद की थी। ये बड़ी हैरानी की बात है। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा सुनाई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना डाकू को उसके साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे कुख्यात डाकू की कहानी जिसकी इमेज उस दौर में रॉबिन हुड सरीखी थी। इस कहानी को और उससे जुड़े जगहों को, जो लोकेशन मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई, उसे संरक्षित नहीं किया गया उस रूप में कि पर्यटन बढ़े। ये जगह खासतौर पर वो कुआं जिसे संरक्षित कर टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, इस और कोशिशें की जानी चाहिए। इस वीडियो का भी यही मकसद है। आपकी राय दोस्तों क्या है, हमें कमेंट में आप ज़रूर लिखें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उत्तराखंड से जुड़ी एक डाकू की हुकूमत की दिलचस्प जानकारी दूसरों को भी पता चल सके। नमस्कार।